नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आप सब बहुत अच्छे होंगे, उम्मीद करते हैं हम। अपनी और अपनी फैमिली का ध्यान बहुत अच्छे से रख रहे होंगे, साथ ही साथ अपनी पढ़ाई का ध्यान भी बहुत अच्छे से रख रहे होंगे। आइए आज हम पढ़ते हैं 7th क्लास का 4th चैप्टर। 3rd चैप्टर हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं, जो कि हमारी बदलती पृथ्वी के बारे में पढ़ा था। और आज हम पढ़ेंगे वायु के बारे में। 4th चैप्टर है, ध्यान से सुनिएगा, बहुत इम्पोर्टेंट है। हमारी जो वायु है वो किस तरह से हमारी पृथ्वी पर देखने को मिलती है और हमें कैसे सहायक होती है और उसके क्या क्या कार्य होते हैं, वह सब हम देखेंगे। ओके, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारी पृथ्वी जो है वो चारों ओर से वायु की घनी चादर से घिरी हुई है, और जिसे हम वायुमंडल कहते हैं। और पृथ्वी के सभी जीवित रहने के लिए वायुमंडल बहुत आवश्यक है, और सभी जीवों के लिए वायुमंडल बहुत आवश्यक है, ये तो हमें बहुत अच्छे से पता है। और यह हमें सांस लेने में बहुत आवश्यक होती है और बहुत मतलब लाभदायक होती है। हमें सांस लेने के लिए वायु प्रदान करता है, और ये सूर्य की जो हानिकारक किरणें होती हैं उससे हमें बचाता है। और यही हमें सुरक्षा की यह चादर ने न तो हमें दिन के समय सूर्य की गर्मी से तप्त होकर जल सकते हैं, और न ही रात के समय ठंड से हम सिकुड़ सकते हैं। और यही जो वायुमंडल है वही हमें इन सब से बचाता है। और यह जो वायु राशि है जिसमें पृथ्वी का तापमान को रहने योग्य बनाता है। जो हमारा वायु है, वायुमंडल है, उस वही पृथ्वी का तापमान रहने योग्य बनाता है। आई होप इस चैप्टर का जो सार है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम देख लेते हैं कि हमें क्या क्या पढ़ना है। इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे कि वायुमंडल का संगठन क्या है, फिर उसमें क्या क्या चीज़ें बताई गई हैं वो पढ़ेंगे। फिर हम थोड़ा यहाँ पर आके उसकी संरचना के बारे में पढ़ेंगे। संरचना के कुछ टॉपिक्स हैं उनको क्लियर करेंगे। फिर मौसम और जलवायु में वायु का क्या महत्व है वो देखेंगे। और वायु है उसका दाब क्या है और पवन क्या है ये सब देखेंगे। और आर्द्रता क्या होता है वो भी देखेंगे। ये टॉपिक वाइज हम इतने अच्छे से पढ़ेंगे कि आपको कहीं जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आप सिर्फ इसको समझकर बस एक बार रीडिंग कर लेंगे या उसको फिर अच्छे से समझ लेंगे तो आपको बहुत अच्छे से हमेशा याद रहेगा ये चैप्टर। आइए आज हम पढ़ते हैं, स्टार्ट करना है। जो हमारा वायुमंडल है वो किस तरह से हमें सांस लेने में उपयोगी होता है वह पढ़ते हैं। जिस वायु का उपयोग हम सांस लेने के लिए करते हैं वास्तव में वो अनेक गैसों से बना होता है। अनेक गैसें होती हैं उसके अंदर, जैसे कि नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब गैसें उसके अंदर वायु के अंदर होती हैं। लेकिन जो हमारा वायु है वो किस चीज़ से बना होता है? नाइट्रोजन और ऑक्सीजन 2 गैसों से बना होता है, और वायुमंडल में इसका 2 ही गैसों का बड़ा भाग देखने को मिलता है। ओके, और कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, ओजोन, आर्गन, हाइड्रोजन, ये सब चीज़ें जो हैं वो कम मात्रा में देखने को मिलती है हमें। और इन गैसों के अलावा धूल के छोटे छोटे कण जो होते हैं वो हवा में हमें मौजूद दिखाई पड़ते हैं अगर हम उससे देखें तो। ओके, और यहाँ पर जैसे कि बताया गया है कि इतने परसेंट यहाँ पर ये गैसें हैं। जैसे यहाँ पर नाइट्रोजन की जो मात्रा है वो सबसे अधिक देखने को मिलती है वायु में, ऑक्सीजन की उससे कम, फिर आर्गन, फिर हमें देखने को मिलता है अन्य सभी गैसें, और फिर कार्बन डाइऑक्साइड सबसे कम मात्रा में हमें देखने को मिलता है।
और यही जो है वायु के विभिन्न संगठनों में प्रतिशत दर्शाता है। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पर देखे कि किस तरह से गैसों का प्रतिशत दर्शाया गया है वायुमंडल में। नाइट्रोजन जो है वायु में सर्वाधिक पाया जाता है। हम जैसे यहाँ पे देखा कि 78% जो है नाइट्रोजन ही पाया जाता है और 21% जो है ऑक्सीजन पाया जाता है। और जो कि हमें जब हम सांस लेते हैं तब फेफड़ों में कुछ नाइट्रोजन भी जाते हैं और फिर उसे बाहर निकाल देते हैं। परंतु पौधों को अपने जीवन के लिए नाइट्रोजन की बहुत आवश्यकता होती है और जब तक पौधों को नाइट्रोजन नहीं मिलेगा वो ग्रो नहीं कर पाएगा। इसीलिए पौधों को नाइट्रोजन की आवश्यकता अधिक होती है और वे सीधे वायु से नाइट्रोजन नहीं ले पाते हैं क्योंकि वो सांस नहीं लेते हैं इसलिए। तो वो इसीलिए मृदा और कुछ ऐसे पौधे होते हैं जिनकी जड़ों में रहने वाले जीवाणु वायु से नाइट्रोजन लेकर इसका स्वरूप बदल देते हैं। जो जीवाणु हैं वो सब पौधों को जाकर नाइट्रोजन देते हैं जो कि वायु से खुद प्राप्त करके पौधों को देते हैं, जिससे पौधे इसका प्रयोग कर पाते हैं। और ऑक्सीजन जो है वो वायु में ऑक्सीजन की मात्रा हमें प्रचुर मिलती है, यानी नाइट्रोजन से बहुत कम मिलती है। और मनुष्य तथा पशु सांस लेने में वायु से ऑक्सीजन प्राप्त करता है और हरे पादप प्रकाश संश्लेषण द्वारा ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं और इस प्रकार वायु में ऑक्सीजन की मात्रा जो होती है वो समान बनी रहती है। यदि हम वृक्ष यानी पेड़ को काटते हैं तो उसका संतुलन बिगड़ जाता है। क्योंकि ये पेड़ पौधे ही हमें ऑक्सीजन प्राप्त कराते हैं। और अब आते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो अन्य महत्वपूर्ण गैस है जो कि हरे पादप अपने भोजन के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग करते हैं। जिस तरह हमें जीवों के जीने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, उसी तरह पेड़ पौधों को ग्रो करने के लिए, उनको जीवित रहने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होती है जो कि वो अपने भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन वापस देते हैं। वो कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। इसी तरह से मनुष्य और पशु कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं। जिस तरह पेड़ पौधे अपने अंदर से ऑक्सीजन बाहर निकालते हैं, उसी प्रकार जीव जंतु जो हैं, मनुष्य या पशु पक्षी जो हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं अपने श्वास के द्वारा। और मनुष्य तथा पशुओं के द्वारा बाहर छोड़ी जाने वाली कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जो है वो पादपों द्वारा प्रयोग की जाने वाली गैस के बराबर होती है और यही जो है ईंधनों के जलाने से गड़बड़ा जाती है। अगर हम ईंधन जलाते हैं जैसे पेट्रोलियम हो गया, कोयला हो गया, ये सब चीज़ें अगर हम जलाते हैं तो हमारा जो संतुलन होता है वो सब गड़बड़ा जाता है और ये वायुमंडल के प्रति वर्ष करोड़ों टन कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ोतरी कर पाता है। और इसके परिणाम क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि पृथ्वी का जो तापमान या मौसम जलवायु है वो प्रभावित हो जाता है, वो बढ़ जाता है। ये हमने पढ़ा कि वायु का संगठन क्या है, उसमें कौन कौन सी गैसें हमें कौन सी मात्रा में मिलती हैं वो पढ़ा। आई होप इतना आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम पढ़ते हैं अपने वायुमंडल की संरचना। इसको पढ़ने से पहले एक चीज़ हमें पढ़ लेनी चाहिए जो कि बहुत इम्पोर्टेंट होती है, जो कि ये है, जो कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में फैलकर पृथ्वी के विकिरित ऊष्मा को पृथ्वी पर रोककर ग्रीन हाउस प्रभाव जो पैदा करती है,
इसीलिए इसे ग्रीन हाउस कहते हैं। अगर क्वेश्चन आए कि ग्रीन हाउस गैस किसे कहते हैं, तो हम क्या कहेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड वायु में फैलकर पृथ्वी से विकिरित होकर ऊष्मा को पृथ्वी पर रोक लेती है और उसे ही हम ग्रीन हाउस कहते हैं, ग्रीन हाउस गैस कहते हैं। और इसके अभाव में धरती इतनी ठंडी हो जाती है कि इस पर रहना असंभव हो जाता है। और किंतु जब कारखानों में कार के धुएं से वायुमंडल में इसका स्तर बढ़ जाता है, उसका तापमान अधिक हो जाता है, तब इस ऊष्मा के द्वारा पृथ्वी का तापमान बढ़ जाता है और इसे फिर क्या कहते हैं हम, भूमंडलीय तापन या ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन कोई आए तो आप बोलेंगे, क्वेश्चन आएगा ये कि ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है या फिर भूमंडलीय तापन क्या होता है, तो आप बोलोगे कि जो धरती पर इस ग्रीन हाउस के द्वारा धरती पर जो अभाव पड़ता है, जो ठंडी हो जाती है हमारी धरती, उसके द्वारा हमारे पृथ्वी का संतुलन बिगड़ जाता है, जिस पे जीवन जीना असंभव हो जाता है। और जब कारों से धुआं निकलता है तो वायुमंडल में जो तापमान का स्तर होता है वो बढ़ जाता है, ऊष्मा जो होती है वो बढ़ जाती है। उसी को हम ग्लोबल वार्मिंग या भूमंडलीय तापन कहते हैं। आई होप ये दोनों परिभाषा आपको समझ में आई होगी। तापमान में इस वृद्धि के कारण पृथ्वी के सबसे ठंडे प्रदेश में जमी हुई बर्फ पिघलने लगती है और जिसके परिणाम स्वरूप जिसके कारण समुद्र का जल स्तर जो है वो बढ़ जाता है, जिससे कि तटीय क्षेत्रों में बाढ़ आ जाती है और दीर्घ अवधि तक इसके कारण जलवायु में अत्यधिक परिवर्तन हो सकता है और जिसके फल स्वरूप कुछ पौधे पशु जो है वो खत्म हो जाते हैं, विलुप्त हो जाते हैं। ऑब्वियसली जब बाढ़ आएगी तटीय क्षेत्रों में तो वहाँ के पेड़ पौधे, बहुत सारे जीव जंतु, इन सब चीज़ों का विनाश हो जाएगा, विलुप्त हो जाएंगे। तो ये थी हमारी छोटी सी जानकारी, इसको आप याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और यहाँ पर कुछ ऐसी बातें हैं जो हमें याद रखनी चाहिए। जब वो वायु गर्म होती है तो फैलती है और जब हल्की होकर ऊपर उठती है तब ये ठंडी वायु सघन और भारी हो जाती है, इसीलिए इसमें नीचे रहने की प्रवृत्ति होती है और गर्म वायु ऊपर उठने पर आसपास के क्षेत्रों में ठंडी वायु रिक्त स्थान को भर देती है और वहाँ आ जाती है। इस प्रकार वायु चक्र चलता है। आपने पढ़ा होगा कि वायु चक्र क्या होता है, तो वायु चक्र जब बनता है जब गर्म धरती पर जो जल है वो धूप के कारण वाष्प होकर बादल में जाता है और जब ये बादल में जाकर भारी हो जाता है तो वो बूंदों के द्वारा धरती पर आता है, जिसे हम जल चक्र कहते हैं। ओके, आई होप इसको भी आपको समझ में आया होगा। ये थी हमारी कुछ इम्पोर्टेंट बातें। अब हम पढ़ेंगे कि वापस आते हैं अपने टॉपिक पे, वायुमंडल की संरचना क्या है। अब वायुमंडल जो है वो 5 परतों में विभाजित है। कौन कौन से 5 परत हैं वो देखेंगे। पहला परत है इसका क्षोभ मंडल, जो कि हम 6th क्लास में बहुत अच्छे से इसको पढ़ चुके हैं। ओके, ये क्षोभ मंडल है पहला परत, और दूसरा परत है समताप मंडल, तीसरा मध्यम मंडल और चौथा जो है बाह्य वायुमंडल, एवं इसको बहिमंडल भी कहा जाता है। जिस तरह से आप यहाँ देख सकते हैं कि वायुमंडल किस 5 परतों में विभाजित है। पहला यहाँ पे क्षोभ सीमा या क्षोभ मंडल कह सकते हैं। फिर आती है ओजोन, ठीक है, ओजोन लेयर जो हमें सूर्य की हानिकारक किरणों से बचाती है। फिर आता है समताप मंडल, समतापी मंडल जो है वो अभी वहाँ पर सब अच्छे से पढ़ेंगे परिभाषा में। फिर आता है मध्यम मंडल, फिर आता है बाह्य मंडल। ओके,
तो यहाँ पर हम इन सबको अच्छे से पढ़ लेते हैं ताकि हमें और अच्छे से समझ में आए। ये क्षोभ मंडल है वो कहाँ से कहाँ तक है वो देखेंगे। ये क्षोभ मंडल जो है वो वायु की सबसे महत्वपूर्ण परत है। इसकी औसत ऊंचाई कितनी होती है? 13 किलोमीटर होती है। और हम इसी मंडल में मौजूद वायु जो होती है उसी में सांस लेते हैं, जिसमें नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड ये सब मौजूद होती हैं। मौसम की लगभग सभी घटनाएं जैसे कि वर्षा, कोहरा और ओलावर्षण इसी परत के अंदर होती है। ठीक है, इसी परत यानी क्षोभ मंडल के अंदर ही देखने को मिलती है। वर्षा हो गई, कोहरा हो गया, ओले जो गिरते हैं वो हो गए, इसी क्षोभ मंडल में देखने को मिलती है, जो कि इसकी ऊंचाई कितनी है? 13 किलोमीटर तक। पृथ्वी की सतह से ऊपर 13 किलोमीटर तक ये हमें देखने को मिलता है क्षोभ मंडल। अब समताप मंडल जो है वो कहाँ से कहाँ तक है? समताप मंडल क्षोभ मंडल के ठीक ऊपर है। 13 किलोमीटर के बाद कौन सा मंडल स्टार्ट होता है? समताप मंडल, जो कि 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला हुआ है। ये क्षोभ मंडल कहाँ तक फैला था? 13 किलोमीटर तक। अब ये समताप मंडल जो है वो 50 किलोमीटर तक फैला हुआ है। कहाँ से कहाँ तक? क्षोभ मंडल के ठीक ऊपर से यह स्टार्ट होता है और 50 किलोमीटर तक जाकर फैला हुआ है। और यह परत जो है बादलों एवं मौसम संबंधी घटनाओं से लगभग मुक्त होती है। और यह जो परत है यहाँ पर बादल और मौसमी संबंधी जो घटनाएं होती हैं उन सब से मुक्त है। और इसके फलस्वरूप यहाँ की परिस्थितियाँ हवाई जहाज उड़ाने के लिए आदर्श होती हैं। और यहाँ पर हमें क्या देखने को मिलता है? इतनी ऊंचाई पर हवाई जहाज क्यों उड़ते हैं? क्योंकि वहाँ पर हमें किसी भी प्रकार का मौसम संबंधी घटनाएं या फिर बादल देखने को नहीं मिलता है। इसी कारण हमारे हवाई जहाज जो हैं वो उड़ पाते हैं। और समताप मंडल जो है एक बहुत महत्वपूर्ण विशेषता है। यहाँ इसमें ओजोन गैस की परत होती है और ओजोन गैस की परत हमें समताप मंडल में ही देखने को मिलती है, जैसा कि हमने यहाँ पर आपको बताया, जो कि हमें सूर्य की किरणों से बचाती है। और यह परत जो है सूर्य से आने वाली हानिकारक जो किरणें होती हैं उन गैसों से हमारी रक्षा करती है। कौन सी परत? समताप मंडल परत। ओके, अब हमारा है मध्य मंडल, जो कि तीसरा मंडल है। मध्य मंडल सबसे पहला क्षोभ मंडल, दूसरा समताप मंडल, तीसरा है मध्य मंडल। इसको नंबर वाइज याद रखना है ताकि हमें कोई दिक्कत देखने को ना मिले। मध्य मंडल में यह है कि जो वायुमंडल की तीसरी परत है यानी मध्य मंडल, और ये समताप मंडल के ठीक ऊपर वाला हिस्सा। क्षोभ मंडल आ गया, समताप मंडल, फिर आता है हमारा मध्य मंडल, जो कि समताप मंडल के ठीक ऊपर हमें देखने को मिलता है। और यह जो मध्य मंडल है वो लगभग 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला हुआ है। पहला मंडल हमें 13 किलोमीटर देखने को मिला, दूसरा मंडल हमें 50 किलोमीटर देखने को मिला, तीसरा मंडल जो है वो समताप मंडल के ठीक ऊपर हमें 80 किलोमीटर तक फैला हुआ देखने को मिला। अंतरिक्ष से प्रवेश करने वाला उल्का पिंड जो है इस परत से आने पर ही जल जाते हैं। ओके, जो हमारा अंतरिक्ष में उल्का पिंड है वो वहाँ से आने पर ही जल जाते हैं। ये हमारे थे 3 मंडल। चौथा मंडल आता है बाह्य वायुमंडल। ओके, बाह्य वायुमंडल जो है वो बाह्य वायुमंडल में बढ़ती ऊंचाई के साथ तापमान अधिक तीव्रता से बढ़ता है और इसका आयन जो है आयन मंडल इस परत का एक भाग है जो कि 80 से 400 किलोमीटर तक फैला हुआ है। बाह्य वायुमंडल जो है वो मध्य मंडल के ठीक ऊपर है,
कितना यहाँ का जो तापमान हमें बहुत ही ज़्यादा देखने को मिलेगा और यह आयन मंडल की इस परत का एक भाग है और यह 80 से 400 किलोमीटर तक फैला हुआ है। हमें ये भी याद रखना है कि कौन सा कितने किलोमीटर तक फैला हुआ है। सबसे पहला जो क्षोभ मंडल वो 13 किलोमीटर तक फैला है, दूसरा समताप मंडल 50 किलोमीटर तक फैला है और मध्य मंडल जो है वो 80 किलोमीटर तक फैला हुआ है। और ठीक उसी के ऊपर हमें बाह्य वायुमंडल देखने को मिलेगा जो कि 80 से 400 किलोमीटर तक फैला हुआ है और इसी में हमें रेडियो संचार के लिए इस परत का उपयोग होता है और यहीं से हमें रेडियो की जो तरंगे होती हैं वो सब हमें देखने को मिलती हैं। वास्तव में हमें पृथ्वी से प्रसारित रेडियो की तरंगे इस परत द्वारा ही पुनः पृथ्वी पर परावर्तित कर दी जाती है। अगर आपको क्वेश्चन आए कि कौन सी ऐसी परत है जहाँ से हमें रेडियो संचार की तरंगे प्रताड़ित होती हैं, परावर्तित होती हैं, तो वो कौन सी मंडल है? बाह्य वायुमंडल। ओके, आई होप ये आपको बहुत अच्छे से समझ में। अब पांचवा जो है वो बाह्य मंडल है। क्या है? बाह्य मंडल, जो कि ठीक बाह्य वायुमंडल के ऊपर है और ये जो वायुमंडल है वायुमंडल के सबसे ऊपरी परत है जहाँ पर हमें ये जो इसकी परत जो है वो बहुत पतली देखने को मिलेगी और यहाँ की गैसें जो हैं वो हल्की होती हैं, जैसे हीलियम, हाइड्रोजन और अंतरिक्ष में तैरती रहती हैं। ये जो गैसें हैं बहुत हल्की होती है, जो कि हीलियम, नाइट्रोजन और ये सब गैसें जो हमें अंतरिक्ष में तैरती हुई दिखाई देती हैं, जिसके कारण हम अंतरिक्ष में सांस नहीं ले पाते। क्यों? क्योंकि वहाँ पर ऑक्सीजन नहीं होता, नाइट्रोजन नहीं होता। ओके, तो ये थे हमारे पांचों संरचना, वायुमंडल की पांचों संरचना परतें थी। ठीक है, आई होप ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इसको याद रखिएगा, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है ये। ओके, अब हम आते हैं मौसम एवं जलवायु के ऊपर। अब ये मौसम और जलवायु कैसे होता है? आप तो देखते हैं कि वर्षा कैसे, क्या आप जानते हैं कि वर्षा होगी या नहीं होगी, धूप निकलेगी या नहीं निकलेगी? ये सब चीज़ें हमें देखने को मिलती है। पहले क्या होता था कि यदि जब हमारा शरीर एक इसको शुरू से पढ़ लेते हैं फिर बताते हैं। जब क्रिकेट देखते थे तो एक दिवसीय मैच जब होता था, एक दिन का जब मैच होता था, तो अनुमान लगाते थे कि हमारा जो शरीर है एक रेडियो है और मस्तिष्क जो है, हमारा दिमाग जो है वो एक स्पीकर है, जो कि मौसम है वह है जो उसके नियंत्रण बटनों से छेड़छाड़ करता रहता है। मौसम जो है वायुमंडल की प्रत्येक घंटे तथा दिन प्रतिदिन की स्थिति होती है। आर्द्र, कभी ठंडा होता है तो कभी गर्म होता है। मौसम की किसी को भी चिड़चिड़ा बना सकता है। मौसम जो होता है वो किसी को भी चिड़चिड़ा बना सकता है। जहाँ अच्छी हवा चलती है वहाँ हमें अच्छा लगने लगता है। ठीक है, और हम घूमने की योजनाएं बनाने लगते हैं। और वहीं मौसम की नाटकीय रूप में दिन प्रतिदिन बदलाव आता है। कभी ठंडा, बहुत तेज धूप हो गई, तो कभी इतनी बारिश हो गई कि हमारा दिमाग खराब हो जाता है। और इसी कारण जो है कि एक स्थान पे औसत मौसम उस स्थान की जलवायु बताता है कि क्या अब यहाँ पर हमेशा बारिश रहेगी या फिर ये सब हमें देखने को मिलता है। ठीक है, ये था वैसे ही ओवरव्यू इस टॉपिक का। अब हम पढ़ते हैं जो इम्पोर्टेंट है, इसको आपको समझाने के लिए था, इसको इग्नोर कर सकते हैं। यह आता है तापमान। टॉपिक है हमारा तापमान, जो कि हमें प्रतिदिन जिस तापमान का अनुभव करते हैं
वह जो वायुमंडल का तापमान होता है, वायुमंडल में मौजूद ताप शीतलता के परिणाम को तापमान कहते हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या बनता है कि तापमान क्या होता है। तापमान वो है जो प्रतिदिन जिस तापमान का अनुभव करते हैं हम, उसी में जो वायुमंडल का तापमान होता है, वायुमंडल में जो तापमान होता है, वायु में मौजूद ताप और शीतलता है मौजूद रहती है, उसी के परिणाम हमें तापमान देखने को मिलता है। सीधा सीधा बोलेंगे अगर लिखने के लिए तो वह तापमान, वह वायुमंडल का तापमान होता है, वायु में मौजूद ताप और शीतलता के परिणाम को हम तापमान कहते हैं। ठीक है, वायुमंडल का तापमान केवल दिन और रात में ही नहीं बदलता बल्कि ऋतुओं के अनुसार भी बदलता है, जैसे कि शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु हमें देखने को मिलती है। ठीक है, अब आता है हमारा आतपन क्या होता है। आतपन एक महत्वपूर्ण कारक है जो कि तापमान के वितरण को प्रभावित करता है। सूर्य से आने वाली वह ऊर्जा जिसे पृथ्वी रोक लेती है उसे हम क्या कहते हैं, आतपन। क्या कहते हैं, आतपन कहते हैं। आतपन उसे कहते हैं जो तापमान के वितरण को प्रभावित करता है, और जो सूर्य के आने वाली ऊर्जा होती है उसे पृथ्वी पर आने से रोक लेता है, उसे आतपन कहते हैं। ओके, ये दोनों परिभाषा आपको समझ में आई होंगी बहुत अच्छे से। आतपन जो होता है उसकी मात्रा जो है भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर घटती है, और इसीलिए तापमान उसी प्रकार घटता है जिस प्रकार हम क्या था यहाँ पर आतपन जो है वो उसकी मात्रा भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर घटती है, इसलिए क्योंकि तापमान उसी प्रकार घटता है। ठीक है, और हम ध्रुव पे जो देखते हैं बर्फ हमेशा ढकी होती है, जो ध्रुव होते हैं वो बर्फों से ढके होते हैं, और पृथ्वी का तापमान अधिक बढ़ जाता है। यह जो इतनी गर्मी हो जाएगी, ये तो वैसे ही ओवरव्यू है, इसको देखने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे पढ़ देते हैं आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे आप जानते हैं कि ध्रुव बर्फ से ढके क्यों होते हैं, यदि पृथ्वी का तापमान अधिक बढ़ जाता है तो इतनी गर्म हो जाती है, यहाँ कुछ फसलें नहीं उग सकेगी, गांव की अपेक्षा नगरों का तापमान बहुत अधिक हो जाता है, और दिन के समय एस्फाल्ट से बनी सड़कें जो हैं वो धातु और संकीर्ण से गर्म हो जाते हैं, उनकी तापमान बढ़ने के कारण गर्म हो जाता है, और रात के समय ऊष्मा खत्म हो जाती है। ये सब हमें नगरों में देखने को मिलता है। नगर के भीड़ वाले ऊंचे भवन गर्म वायु को रोक देते हैं, जिससे कि नगर का तापमान बढ़ जाता है। ठीक है, ये थी कुछ ऐसी बातें। यहाँ पर कुछ जानने योग्य बातें हैं जो इम्पोर्टेंट है। हमारा तापमान है, तापमान को मापने की मात्रा जो है वो इकाई और डिग्री और सेल्सियस में हमें देखने को मिलती है। इकाई, डिग्री, सेल्सियस। इसका जो आविष्कार किसने किया था, एडर्स सेल्सियस ने किया था, इसीलिए हम इसे डिग्री सेल्सियस में मापते हैं। ओके, सेल्सियस पैमाने पर जल 0 डिग्री सेल्सियस पर जमता है। जो हमारा जल है 0 डिग्री अगर सेल्सियस होगा तब वो जम जाएगा, और हम 100 डिग्री सेल्सियस जब होता है तो उबलने लगता है हमारा जल। ठीक है, ये कुछ जानने योग्य बातें थी। आगे बढ़ते हैं, हमने पढ़ा किसके बारे में, तापमान के बारे में। अब हम पढ़ेंगे वायु दाब के बारे में। वायु दाब क्या है। ठीक है, यह आपको जानकर आश्चर्य होगा कि
वायु जो है वो हमारे शरीर पर उच्च दाब के साथ बदलती है, किंतु हम इसका अनुभव नहीं कर पाते हैं। और यह इसलिए होता है क्योंकि वायु का दाब हमारे ऊपर सभी दिशाओं से लगता है और हमारा शरीर विपरीत बल लगाता है। हमें ये नहीं पता होता है कि हमारे ऊपर भी किसी का दाब पड़ रहा है, क्योंकि वो चारों ओर से दाब लगता है और हमारा शरीर उसको धकेलता है। इसीलिए हमें महसूस नहीं हो पाता कि कुछ चीज़ें हमें दबा कर रख रही हैं, दाब पड़ रहा है हमारे ऊपर। ओके। पृथ्वी की सतह पर वायु के भार द्वारा लगाया गया दाब जो है वो वायु दाब कहलाता है। पृथ्वी पर वायु के द्वारा जो दाब होता है, द्वारा दाब लगाया जाता है, उसको हम वायु दाब कहते हैं। वायुमंडल के ऊपर की ओर जाने वाली दाब तेजी से गिरने लगती है और जो ऊपर की ओर जाती हैं हवाएं या वायुमंडल के ऊपर जो जाने वाली दाब तेजी से गिरने लगता है। समुद्र स्तर पर वायु दाब सर्वाधिक होता है। हमें समुद्र की जगहों पर हमें वायु दाब अत्यधिक देखने को मिलता है। क्योंकि वहाँ पर बहुत अधिक हवाएं चलती हैं और ऊंचाई पर जाने पर ये जो दाब है वो घट जाता है। वायु दाब का क्षैतिज वितरण जो है किसी स्थान पर उपस्थित वायु के ताप द्वारा प्रभावित होता है। अधिक तापमान वाले क्षेत्रों में वायु गर्म होकर ऊपर उठती है और निम्न दाब वाले क्षेत्रों में निम्न दाब बादल युक्त आकाश एवं नम मौसम के साथ जुड़ा होता है। जहाँ पर हमें तापमान अधिक देखने को मिलता है वहाँ पर गर्म होकर ऊपर उठने लगता है, जब वाष्प उग जाता है। और जहाँ पर हमें निम्न दाब क्षेत्र बनता है वहीं हमें बादल युक्त आकाश एवं नम्र मौसम के साथ जुड़ा होता है। कम तापमान वाले क्षेत्रों की वायु ठंडी होती है। जहाँ पर कम तापमान होता है वहाँ पर वायु जो है वो ठंडी होती है और इसके फलस्वरूप यह भारी हो जाती है और भारी वायु निमज्जित होकर उच्च दाब क्षेत्र बनाती है। यानी कि भारी वायु जो है वो इकट्ठा होकर उच्च दाब बनाती हैं और उच्च दाब के कारण स्पष्ट या स्वच्छ आकाश हो जाता है, यानी साफ सुथरा आकाश दिखाई देने लगता है। वायु सदैव उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर गमन करती है। ये था हमारा वायु दाब। ठीक है, वायु दाब में हमने पढ़ा कि किस तरह से जो हमारे ऊपर दाब पड़ता है और पृथ्वी के ऊपर दाब पड़ता है। ठीक है, कहाँ दाब पड़ने के कारण कहाँ कौन सी जगह ठंडी होती है, कौन सी गर्म होती है, वो चीज़ें हमने देखी। अब यहाँ पर हम पढ़ते हैं पवन के बारे में। ओके, उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर वायु की गति को हम पवन कहते हैं। जब नीचे से उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर वायु की गति होती है तो उसे हम पवन कहते हैं। यानी यहाँ पर ये बोला है कि अगर ऊंचे क्षेत्रों से नीचे की ओर वायु की गति होती है तो उसे हम पवन कहते हैं। आप पवन को काम करते देख सकते हैं। कैसे? जब हम सड़क पर गिरी पत्तियों को उड़ती हुई या तूफान के समय हम पेड़ों को उखाड़ फेंकते हुए देखते हैं, तो कभी कभी जब पवन धीरे बहती है तो आप इसे महीन धूल या धुएं को उड़ते हुए देखते हैं। और कभी कभी हम पवन इतनी तेज चलती है कि इसके विपरीत दिशा में चलना पड़ता है, कठिन हो जाता है और इतनी तेज हवाएं चलती हैं कि उनकी और चलने में हमें कठिनाई देखने को मिलती है। और आपने अवश्य अनुभव किया होगा कि जो तेज पवन से छाता लेकर चलना आसान नहीं होता है। जब तेज हवाएं चलती हैं तो हम छाता लेकर नहीं चल पाते हैं, क्यों? उड़ने लगता है, उसकी विपरीत दिशा में हम नहीं जा पाते। 3 अन्य उदाहरण आप सोचकर बताइए।
जब तक हम आगे बढ़ते हैं। जब तेज पवन के कारण आपके लिए समस्या उत्पन्न हुई हो, वह उदाहरण बताने हैं। ओके, ये थे हमारे पवन। ये था थोड़ा सा इम्पोर्टेंट नहीं है, बस इतना इम्पोर्टेंट है इसमें कि पवन किसे कहते हैं। उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर बहने वाली गति को हम पवन कहते हैं। ठीक है, बस इतना। यहाँ से इम्पोर्टेंट है, पहला है स्थायी पवन, ठीक है, दूसरा है मौसमी पवन और स्थानीय पवन। ठीक है, स्थायी पवन, मौसमी पवन और स्थानीय पवन, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अब स्थायी पवन क्या होता है कि जब व्यापारिक पश्चिमी एवं पूर्वी पवनें स्थायी पवनें हैं, जो व्यापारिक पश्चिमी और पूर्वी पवनें जो हैं वो स्थायी पवनें कहलाती हैं, और ये वर्ष भर लगातार निश्चित दिशा में ही चलती रहती हैं, और हमेशा देखें साल भर ये हवाएं जो हैं एक ही दिशा में बहती हैं, जिस दिशा में वो बह रही हैं। सेकंड है मौसमी पवनें। ये पवनें विभिन्न ऋतुओं में अपनी दिशा बदलती रहती हैं। उदाहरण के लिए हम देखेंगे कि भारत में मानसूनी पवनें देखने को मिलती है, जिधर से हमें बारिश या तूफान या हमें कुछ भी ऐसी चीज़ें देखने को मिलती हैं, तो हमारे भारत में हवाएं बदलती दिखाई पड़ती हैं ऋतुओं के द्वारा। ठीक है, स्थायी पवनें क्या होती हैं? ये पवनें किसी छोटे क्षेत्र में वर्षा या दिन के किसी विशेष समय में चलती हैं। उदाहरण के लिए स्थल एवं समुद्री समीर। स्थायी पवनें वो हैं जो कि हमें छोटे क्षेत्रों में वर्ष या दिन के किसी विशेष समय में चलती दिखाई देंगी, जो जैसे हम मैदानी क्षेत्रों में या समुद्री समीर पर देखते हैं कि हमेशा वहाँ पर हमेशा एक जैसी ही हवाएं देखने को मिलती हैं। ये थी हमारे पवनें। ठीक है, जिस तरह हम यहाँ पर देख पाते हैं एक उदाहरण के लिए कि चक्रवात किस तरह से आता है। प्राकृतिक अवसाद जो है हमारे भारत में ओडिशा और बंगाल की खाड़ी में एक ऐसा भयानक चक्रवात आया था, जो कि इतना भयानक था कि पूरे 4-5 राज्य क्षेत्रों जिलों में इतना नुकसान किया था। यह कब आया था? 17 से 18 अक्टूबर 1999 में आया था, जो कि बहुत ही खतरनाक था, जिसके कारण वहाँ पर इतने सारे लोगों की मृत्यु हुई थी और इतनी बारिश के कारण वहाँ सब कुछ नष्ट हो गया था, पशु पक्षी सब नष्ट हो गए थे चक्रवात आने के कारण। इसको आप पढ़िए, बहुत अच्छा है, आपको समझ में आएगा। ओके, यहाँ पर बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया था, सारी बिल्डिंगें तबाह हो गई थी, वहाँ की खेती बाड़ी सब कुछ खराब हो गया था, और बहुत से लोगों की मौत भी हुई थी। आप पढ़िए, बहुत अच्छा है, टॉपिक इम्पोर्टेंट नहीं है, बट ऐसे समझने के लिए आप पढ़ सकते हो। ये थी हमारी पवनें। अब हम पढ़ेंगे आर्द्रता। आर्द्रता में हम पढ़ेंगे कि जब जल वाष्प होता है तो किस तरह से धरती पर आता है। ओके, किस तरह से हमारा जल चक्र बनता है, किस तरह से वो बारिश के द्वारा धरती पर आता है। ओके, ये था पवनें। अब हम पढ़ेंगे आर्द्रता। आर्द्रता जब जल पृथ्वी एवं विभिन्न जलाशयों से वाष्पित होता है तो यह जलवाष्प बन जाता है। जब जल जो होता है वो पृथ्वी से विभिन्न जलाशयों में वाष्पित हो जाता है, ठीक है, यानी अलग अलग जगहों पर चल जाता है। किसके द्वारा?
वाष्पित होने के कारण, और तो यह जो है वो जल वाष्प बन जाता है। वायु में किसी भी समय जल वाष्प की मात्रा जो है वो आर्द्रता कहलाती है। वायु में किसी भी समय हम देखते हैं कि जल वाष्प की मात्रा हमें देखने को मिलती है और उसी को हम आर्द्रता कहते हैं। जब वायु में जल वाष्प की मात्रा अधिक हो जाती है तो उसे हम आर्द्र दिन कहते हैं। क्या कहते हैं? आर्द्र दिन। कब? जब वायु में जल वाष्प की मात्रा अधिक हो जाती है तब। जैसे जैसे वायु गर्म होती जाती है और इसकी जल वाष्प धारण करने की क्षमता बढ़ जाती है और इसी प्रकार यह और अधिक आर्द्र हो जाती है। आर्द्र दिन में कपड़े सूखने की काफ़ी समय लगता है। आर्द्र दिनों में हमें कपड़े सुखाने में बहुत समय लगता है और हमारे शरीर का पसीना आसानी से नहीं सूख पाता है और हम असहज महसूस करते हैं, यानी कंफर्टेबल महसूस नहीं करते हैं। जब जल वाष्प ऊपर उठता है तब यह ठंडा होना शुरू हो जाता है। जब जल वाष्प जो है वो ऊपर उठने लगता है तब जल ठंडा हो जाता है और जल वाष्प संघनित होकर ठंडा होकर जल की बूंद में बन जाता है। जो जल वाष्प है वो ठंडा हो जाता है और इकट्ठा होकर एक बूंद बन जाता है और बादल में इन्हीं जल बूंदों का ही एक समूह होता है, जो कि जल के ये बूंदें इतनी भारी हो जाती हैं कि वायु में तैर नहीं सकती हैं। तब ये वर्षण के रूप में नीचे आ जाती हैं। जल वाष्प होकर इतना ज़्यादा इकट्ठा हो जाता है कि वो एक बूंद में बदल जाता है और वो बूंद भारी होने के कारण वर्षा के द्वारा धरती पर आ गिरता है। इसी को हम आर्द्र कहते हैं। ठीक है, या वर्षा कहते हैं। आकाश में उड़ते हुए जेट हवाई जहाज अपने पीछे सफ़ेद पथ छोड़ते चलते हैं। उदाहरण के लिए बताया है, हमने देखा है कि हवाई जहाज जब उड़ता है तो पीछे एक सफ़ेद लाइन छोड़ता हुआ जाता है। इसके ईंधनों में निकली जो नमी संघनित हो जाती है, उसके ईंधन में जो नमी होती है वो इकट्ठा हो जाती है और वायु में गतिमान न रहने की स्थिति में यह संघनित नमी कुछ देर के लिए पथ के रूप में दिखाई देती है और वो इतनी इकट्ठी हो जाती है कि वो हमें एक लाइन के रूप में दिखाई पड़ती है। जिस तरह से वायु जल वाष्प होकर एक बूंद के रूप में बदल जाता है। ठीक है, पृथ्वी पर जल के रूप में गिरने वाला वर्षा कहलाता है। जो पृथ्वी पर जो जल वाष्प होकर इकट्ठा होकर नीचे गिरता है तो उसे वर्षा कहते हैं। वर्षण बनकर गिरता है तो उसे वर्षा कहते हैं और ज़्यादातर भौम जल वर्षा जल से ही प्राप्त होता है, यानी भूमि का जल जो है वो हमें वर्षा से ही प्राप्त होता है। पौधे जल संरक्षण में मदद करते हैं। जो पौधे होते हैं वो जल संरक्षण में हमारी मदद करते हैं। जब पहाड़ी पार्श्वों से पेड़ काटे जाते हैं तो वर्षा जल अनावृत पहाड़ों से नीचे बहता है। जब पहाड़ों पर पेड़ काटे जाते हैं तब वर्षा जो है वो अनावृति पहाड़ों से नीचे बहता है और नीचे वाले इलाकों में बाढ़ आ जाती है। और इसी विधि के आधार पर वर्षा के 3 प्रकार होते हैं: संवहनी वर्षा, पर्वतीय वर्षा और चक्रवाती वर्षा। ये हमें देखने को मिलती है। पौधों तथा जीव जंतुओं के जीवित रहने के लिए वर्षा बहुत महत्वपूर्ण होती है। वो तो हमें पता है कि वर्षा हमें क्यों महत्वपूर्ण होती है। पौधों के लिए होती है, जीव जंतुओं के लिए हमें, यानी हमारे लिए और जीव जंतुओं के लिए वर्षा बहुत आवश्यक है। इससे जो है धरातल को ताज़ा जल प्रदान होता है और यदि वर्षा कम हो तो जल की कमी और सूखा हो जाता है। और इसके विपरीत अगर वर्षा अधिक होती है तो हमें बाढ़ देखने को मिलती है।
ओके, ये था हमारा पूरा एक चैप्टर। आई होप ये बहुत अच्छे से आपको समझ में आया होगा। ये हमारे कुछ क्वेश्चन जो कि इसके सारे आंसर आपको इस मिल जाएंगे और आपको शायद याद भी हो गए होंगे। तो आप इन सबको कीजिए, बहुत अच्छे से आपको समझ में आया होगा। वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट्स कीजिए। और अगले चैप्टर की नोटिफिकेशन लेने के लिए इस वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर वीडियो।